नल पुराण इतिहास के एपिसोड 165 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है उनका नाम है श्रीमान मोमराज सिंह, जो दादरी के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं, जय श्री राम गुरु जी, मैं मोमराज सिंह दादरी से हूं। आपके सभी वीडियो ध्यान से देखता हूं, एक बार मेरा नाम भी प्रसारित करने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान मोमराज सिंह, हमने आपका नाम प्रसारित कर दिया है हमारे चैनल से और हमारा चैनल आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता है। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 164 से जोड़ता हूं। एपिसोड 164 में मैंने आपको बताया था कि राजा नल की सेना पीछे हटने लगती है। राजा नल आदेश देते हैं सेना को कि पीछे हटा जाए, क्योंकि राजा चंद्रसेन, चंद्रगढ़ नरेश जादुई सेना प्रकट कर रहे थे और उससे जीत पाना संभव नहीं था। असंख्य संख्या में जादुई सैनिक प्रकट किए जा रहा था। राजा चंद्रसेन महान जादूगर राजा था। राजा नल की सेना पीछे हट जाती है और तब तक सूर्यास्त का समय हो गया। सूर्यास्त का समय हुआ तो दोनों सेनाओं का युद्ध भी बंद हो गया और चंद्रसेन अपनी सेना को वापस लेकर के चल देते हैं चंद्रगढ़ में। चंद्रगढ़ के राजमहलों में राजा चंद्रसेन आ जाते हैं और वहां विचार विमर्श करने लगे अपने मंत्रियों से कि किसी को भी बिना टैक्स चुकाए हमारे राज्य की सीमा से निकलने नहीं दिया जाएगा। इधर राजा नल चंद्रगढ़ की सीमा से कुछ दूरी पर पीछे हट गए और वहां अपनी सेना का शिविर लगा दिया, वहां सेना को रोक दिया। राजा नल भी उधर विचार कर रहे हैं, संपूर्ण सभासदों को एकत्र करके कि इस राज्य की सीमा से कैसे निकला जाए। यहां से निकलना बड़ा कठिन हो रहा है और ये राजा न जाने कितने दिनों में पराजित होगा, क्योंकि ये बड़ा जादूगर है। इसको हराना भी इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके जादुई सैनिक बड़े अद्भुत और शौर्यशाली योद्धा होते हैं। देखिए श्रोताओं, उधर राजा चंद्रसेन अपना दरबार बंद करके महलों को गया तो महारानी उससे पूछने लगी कि राजन, आज कहां के राजा से युद्ध हुआ। तो राजा चंद्रसेन अपनी रानी से कहने लगे कि महारानी, कोई राजा नल बताया और वो अपने नाती का विवाह करने के लिए हमारे राज्य की सीमा से निकल के जा रहा है। परंतु इतना मूर्ख राजा है, वो ये जानते हुए भी कि हमारे राज्य का नियम है, हमारे राज्य की धरती से जब कोई भी राजा जाता है तो उसे टैक्स चुकाना पड़ता है, कर देना पड़ता है, भूमि कर, अर्थात जो मार्ग कर है वो मार्ग कर देना पड़ता है। परंतु राजा नल उसे देने के लिए तैयार नहीं है और मैं उसे निकलने नहीं दूंगा। उसका जो पुत्र है, मैंने देखा बड़ा सुंदर था, एक सुंदर से राजकुमार को विवाह करने के लिए जा रहा है और फिर भी मूर्खता कर रहा है, अपने योद्धा होने का ढोंग कर रहा है। देखिए श्रोताओं, राजा चंद्रसेन अपनी महारानी से बातें कर रहे थे और एक राजा चंद्रसेन की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रवती। चंद्रवती ने अपने पिता की और माता की बातों को ध्यान से सुना। वो ध्यान से पड़ी हुई सुन रही थी। एक 20 वर्षीय राजकुमारी विवाह के योग्य थी। जब राजा चंद्रसेन संपूर्ण बातें अपनी महारानी को बता करके शयन कक्ष में चले गए तो राजकुमारी चंद्रवती अपनी सहेलियों को बुलाती है और उसकी एक महाजादूगरनी सहेली थी जिसका नाम था चंद्रलेखा। उस चंद्रलेखा को बुलाया और चंद्रलेखा से कहने लगी, राजकुमारी चंद्रवती, कि देखिए आज हमें भ्रमण करने के लिए चलना है, हम मध्यरात्रि को चलेंगे और इस हमारे राज्य की सीमा पर कोई बड़ा सुंदर राजकुमार बताया
उस राजकुमार का हरण करके लाएंगी। श्रोताओं, उधर राजा नल की सेना चंद्रगढ़ के राज्य सीमा पर पड़ाव डाल रही है, तंबू डेरा लगा रही है रुकने के लिए। राजा नल जानते थे, राजा नल ने सभी सैनिकों को चौकसी बरतने का आदेश दिया कि यह जादुई क्षेत्र है, यहां भरपूर जादू है, और जो राजकुमार चंद्रपाल का शिविर है उस पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए, और स्वयं राजा नल, मनसुख, ढोल कुमार जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को उस तंबू की सुरक्षा में लगा दिया गया। राजा नल स्वयं उसकी पहरेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं, क्योंकि राजा नल जानते थे कि हो सकता है यहां कोई और बड़ा खतरा हो जाए। श्रोताओ, राजा नल तो उस तंबू की सुरक्षा लगा करके वहां बैठ जाते हैं। धीरे धीरे रात्रि ढल रही है और उधर से राजकुमारी चंद्रवती, राजा चंद्रसेन की पुत्री, अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रवती ने उस सेना को देखा तो देखती है कि क्या एक सेना का समुद्र उमड़ा हुआ पड़ा है। जहां तक नजर जाती वहां तक सेना ही सेना दिखाई दे रही है, क्योंकि 7,80,000 की फौज, हाथी घोड़ा रथ उनसे सुसज्जित। इतनी भयंकर फौज को देख करके राजकुमारी अपनी सहेली चंद्रलेखा से कहने लगी कि चंद्रलेखा, हमें राजकुमार जो दूल्हे बना हुआ है उसके तंबू तक चलना है, उसकी छवि निहारनी है, और यदि वो सुंदर हुआ तो उसका हरण करके लाना है, उसके पलंग को लेकर के चलना है। राजकुमारी चंद्रवती की बात सुनकर के उसकी सहेलियां कहने लगी कि राजकुमारी आप चिंता ना करें, चलिए। राजकुमारी चंद्रवती ने अपनी सहेली चंद्रलेखा से कहा कि चंद्रलेखा, सम्मोहक मंत्र का उपयोग करो और इस सेना को सुला दीजिए। यह सेना बेहोश हो जानी चाहिए, सो जानी चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा, राजकुमारी चंद्रवती की सहेली चंद्रलेखा बड़ी जादूगरनी थी। जादू का डिब्बा निकाला, जादू की पिटारी खोली, मंत्र पढ़ा और मंत्र की भस्मी चारों तरफ फूंक दी, और जैसे ही वो धूल उड़ करके उस सैनिकों के पास जाती, वो सैनिक तुरंत बेहोश हो जाते। धीरे धीरे संपूर्ण सेना सो जाती है, यहां तक कि स्वयं राजा नल, मनसुख, ढोल कुमार, किशनलाल जैसे योद्धा भी सो गए। सभी उस सम्मोहक मंत्र के प्रभाव से मूर्छित हो जाते हैं। राजकुमारी चंद्रवती अपनी सहेलियों के साथ उस सेना के समुद्र में भ्रमण कर रही है, देख रही है कि किस तंबू में राजकुमार सो रहे हैं। घूमते घूमते राजकुमारी की नजर एक बहुत बड़े तंबू पर पड़ी। राजकुमारी कहने लगी कि देखो सहेलियों, हो सकता है वो राजकुमार जो दूल्हे बन रहा है इस तंबू में हो। पांचों सहेली घूमते हुए उसी तंबू के पास पहुंच जाती है। वहां देखती है कि राजकुमार चंद्रपाल एक दिव्य पलंग पर सो रहा है, बड़े आराम की मुद्रा में शयन कर रहा है, जिसका चेहरा चंद्रमा जैसा चमक रहा है। हल्दी लगा हुआ शरीर था। पहले से ही चंद्रमा के समान कांतिमान राजकुमार ऐसे सुंदर लग रहा था मानो स्वयं कामदेव ने किसी राजा के लड़के का रूप धारण कर लिया हो। हे श्रोताओं, राजकुमारी चंद्रवती अपनी सहेली चंद्रलेखा से बोली कि इसका पलंग उठाइए और इसे राजमहलों में लेकर के चलो। राजकुमारी चंद्रवती की बात सुनकर के उसकी सहेली चंद्रलेखा अपने 4 वीरों को याद करती है। चारों वीर याद करते ही उस तंबू में आ जाते हैं और राजकुमारी के आदेशानुसार राजकुमार चंद्रपाल का पलंग उठा लिया जाता है। राजकुमार का हरण कर लिया जाता है और पलंग को लेकर के चारों वीर चल देते हैं और चंद्रगढ़ के राजमहल में जहां राजकुमारी का कक्ष था उस कक्ष में लाकर के पलंग को रख दिया जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रवती
अपनी सहेली चंद्रलेखा को और अन्य सहेलियों को साथ लेकर के चल देती है अपने राज्य महलों की तरफ। राज्य महलों में राजकुमारी चंद्रवती आ जाती है, चंद्रलेखा उसकी सहेली आ जाती है और अन्य सहेलियां आ जाती हैं। श्रोताओं, राजा नल प्रातःकाल जगे। जब राजकुमार चंद्रपाल का हरण हो गया, प्रातःकाल हुआ तो राजा नल और सैनिक जगे। राजा नल ने जग करके देखा तो उस तंबू में राजकुमार नहीं थे। राजा नल समझ जाते हैं कि निश्चित ही राजकुमार का हरण हो गया, क्योंकि ये राज्य जादू का है और हमने कल स्वयं महाराज चंद्रसेन को लड़ते हुए देखा था। केवल 20,000 की सेना लेकर के आया और यहां अगणित सैनिक प्रकट कर दिए। वो परम जादूगर दिखाई देता है। राजा नल अपने सभासद और सैनिकों से कहने लगे कि राजकुमार चंद्रपाल किधर गए, खोजो उनको, शीघ्रता करो खोजने की। श्रोताओं, चारों तरफ घुड़सवार योद्धा दौड़े, सेना में खोजा गया, लेकिन वह चंद्रपाल था ही नहीं। चंद्रपाल को तो राजकुमारी हरण करके ले गई। अब ध्यान से सुनिए, राजा नल तो इधर खोज कर रहा है अपने पुत्र की, और उधर क्या होता है। उधर राजकुमारी चंद्रवती चंद्रपाल के पलंग पर पहुंच जाती है। मध्यरात्रि का समय है और चंद्रपाल को जगाया। चंद्रपाल जब जगा तो सामने परम सुंदर राजकुमारी को खड़े हुए देखा। राजा का पुत्र, ढोल कुमार का पुत्र मन में सोचने लगा, क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं या क्या वजह है? कहां गई मेरी सेना? कहां गए मेरे बाबा नल, मेरे पिता ढोल कुमार और अन्य सैनिक योद्धा? मैं कहां हूं? मेरे सामने तो एक राजकुमारी खड़ी है, किसी महल में बंदी तो नहीं हूं। चंद्रपाल उस राजकुमारी से कहने लगी कि तुम कौन हो और मुझे यहां कैसे ले आई? बताइए सच सच, क्या बात है? चंद्रवती मधुर मुस्कान के साथ राजकुमार चंद्रपाल से कहने लगी कि हे महाराज, मैं तुम्हारी दासी हूं। ढोल कुमार के पुत्र चंद्रपाल कहने लगे, क्या मूर्ख की बात कर रही है? तू मेरी दासी कैसे हो सकती है? कि नहीं महाराज, मैं ही आपका हरण करके लेकर आई हूं। मैंने ही आपका हरण किया है और आपको मेरे राज्य महल में लाई हूं। मैं राजा चंद्रसेन की पुत्री चंद्रवती हूं। राजा चंद्रसेन बड़े योद्धा हैं, उनसे आप और आपके पिताजी युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए तुम यहां से निकलने की उम्मीद भी छोड़ दो। यदि राजन तुम मेरे साथ विवाह कर लें, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें, तो मैं मेरे पिता को मना सकती हूं, मेरे पिता को तुम्हारे बारे में बता सकती हूं, और यदि तुम विवाह के लिए राजी हो जाएं तो अवश्य तुम बंदी गृह से छूट सकते हैं, नहीं तो मेरे इस महल में बंदी बन करके रहोगे। चंद्रपाल मन में विचार करने लगा कि अब इस लड़की से छूट पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह जादू करनी है। चंद्रपाल चंद्रवती से बोले कि राजकुमारी, तुम इतना भी नहीं जानती कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी कुंवारी कन्या के साथ राजकुमार इस तरीके से शयन नहीं कर सकते। तुम जानती हो तुम्हारा पहले विवाह होना चाहिए। तुम तो क्षत्रिय धर्म को कलंकित कर रही हो। चंद्रवती कहने लगी कि नहीं महाराज, पहले आप मुझसे विवाह कीजिए, और यदि विवाह करने के लिए राजी नहीं होते हैं तो मैं तुम्हें मंत्र से तोता बना देती हूं, और इस पिंजड़े में बंद करके इसी महल में पड़े रहना। ना तुम्हारे पिता को पता चलेगा, ना तुम्हारी सेना को पता चलेगा। तुम मेरे इस चंगुल से कभी नहीं निकल सकते। राजकुमार चंद्रपाल मन में विचार करने लगा कि इस राजकुमारी से छूटने का एकमात्र उपाय यही होगा कि मैं इसे कुछ शर्तों के अधीन इससे विवाह कर लूं। चंद्रपाल राजकुमारी चंद्रवती से कहने लगे कि देखिए राजकुमारी, तेरे साथ मैं विवाह एक शर्त पर ही कर सकता हूं। कि बोलो क्या शर्त है?
कि मैं तुझसे विवाह अवश्य कर लूंगा, परंतु तुम्हारे पिता को तुम्हें मनाना होगा। राजकुमारी चंद्रवती बोली कि यह काम मेरा है। दूसरी शर्त यह होगी कि विवाह करने के बाद मैं यहां से महेंद्र नगर के लिए जाऊंगा, वहां भी मुझे विवाह करना है। जिस लड़की की लगन और सिक्का मेरे ऊपर चढ़े हैं उसका विवाह भी मुझे करना जरूरी है, तुम मुझे रोकोगी नहीं। चंद्रवती कहने लगी कि महाराज, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, आप वहां से विवाह करके ला सकते हैं। तो चंद्रपाल बड़े दिमागदार थे, बड़े माइंड से काम लेते हैं और उस लड़की को बहला फुसला करके अपनी बातों में लेकर के तैयार कर लेते हैं विवाह के लिए। चंद्रपाल बड़े दिमाग से काम लेते हैं कि इस समय इस राजकुमारी के अनुसार चलने से ही बचा जा सकता है, अन्यथा ये राजकुमारी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। राजकुमारी चंद्रवती से चंद्रपाल विवाह के लिए हां कर देते हैं। उधर राजा नल चंद्रपाल को खोज रहा है और इधर राजकुमारी चंद्रवती से जब चंद्रपाल ने विवाह के लिए हां कर दी तो राजकुमारी चंद्रवती ने अपनी माता को बुलाया और अपनी माता को बताया कि मैं इस तरीके से राजा नल के पौत्र चंद्रपाल का हरण करके लाई हूं। यह विवाह करने के लिए महेंद्र नगर जा रहे थे, परंतु बड़ा सुंदर राजकुमार है। माता, मेरा विवाह इस राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया जाए। राजकुमारी की बात सुनकर के महारानी सोचने लगी कि इसके लिए मुझे महाराज चंद्रसेन को मनाना होगा। देखिए श्रोताओं, महारानी दासी को भेज करके चंद्रसेन को महलों में बुलवाती है। चंद्रसेन से कहने लगी कि राजन, तुमको मैं एक बड़ी रहस्य की बात बताना चाहती हूं। चंद्रसेन कहने लगे, कहो क्या बात है? कि हमारी पुत्री चंद्रवती विवाह के योग्य हो गई है और कोई सुंदर सा राजकुमार देख करके इसका विवाह संपन्न कर दिया जाए। तो चंद्रसेन कहने लगा कि देखो महारानी, तुम्हारी बात सही है, हम बहुत जल्दी ही राजकुमारी का विवाह करेंगे। पहले राजा नल, जो कि हमारे इस राज्य से निकलना चाहता है बिना कर दिए हुए, उसे रोकना होगा। हम सेना को सुसज्जित कर रहे हैं युद्ध के लिए। तो महारानी कहने लगी कि नहीं राजन, हमारी पुत्री अपने लिए एक वर स्वयं देख चुकी है जो बड़ा सुंदर है और बड़े उच्च कुलीन राजवंश में पैदा हुआ है। राजा चंद्रसेन कहने लगे कि ऐसा कौन सा राजकुमार है, मुझे बताया जाए। यदि मेरी पसंद में आया तो मैं अवश्य ही उसके साथ विवाह कर दूंगा। श्रोताओं, राजकुमारी चंद्रवती को उसकी माता बुलाती है और कहा, पुत्री, ये तुम्हारे पिता उस राजकुमार को देखना चाहते हैं, बताइए कहां है। राजकुमारी चंद्रवती कहने लगी कि मैं उस राजकुमार का हरण कर लाई हूं, वो मेरे महलों में कैद है। राजा चंद्रसेन और उसकी महारानी स्वयं राजकुमारी चंद्रवती के महलों में गए, कक्ष में गए और वहां जाकर के देखते हैं तो एक बड़ा सुंदर राजकुमार बैठा हुआ है। राजा चंद्रसेन के नेत्र चढ़ जाते हैं, तलवार खींच ली और उस राजकुमार को देख करके पूछने लगे कि तुम कौन हो और मेरे इस पुत्री के कक्ष में कैसे आए। चंद्रपाल कहने लगे, महाराज, मैं राजा नल का नाती हूं। मेरा विवाह महेंद्रगढ़ की राजकुमारी के साथ राजा महेंद्रपाल की पुत्री के साथ होने जा रहा था, परंतु तुम्हारे राज्य में से तुमने हमें निकलने नहीं दिया, इसलिए रात्रि को तुम्हारे राज्य की सीमाओं पर रुक गए और जब तुम्हारे राज्य की सीमा पर हमने पड़ाव डाला तो रात्रि में तुम्हारी ये राजकुमारी मेरा हरण कर लाई। श्रोताओं, राजा चंद्रसेन ने जब राजा नल के नाती चंद्रपाल को देखा तो मोहित हो गए। विचार करने लगे, सोचने लगे कि ऐसा पुत्र कहां मिलेगा। और फिर राजा नल बड़े पराक्रमी हैं, वो हमें कर देना नहीं चाहते और राज्य से निकलना चाहते हैं, बड़े योद्धा दिखाई दे रहे हैं।
क्यों ना राजा नल के पास अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव भेजा जाए कि राजा, यदि तुम मेरे राज्य से निकलना चाहते हैं तो तुम्हारे पुत्र का विवाह मेरी पुत्री से कीजिए। श्रोताओं, चंद्रपाल ये सोच समझ करके, मन में विचार करके और चंद्रवती से कह देते हैं कि पुत्री, मैं अभी राजा नल के पास शादी का प्रस्ताव भिजवाता हूं। चंद्रपाल अपनी सभा में आए, अपने सभासदों को एकत्र किया और संपूर्ण घटना कह सुनाई। तो सभी सभासद बोले कि महाराज, राजा नल तो बड़े प्रतापी राजा हैं, उनका नाम है बामनगढ़ों को जीत लिया है, और यदि वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनसे अच्छा राजा हमें कभी नहीं मिलेगा। और उनका पुत्र चंद्रपाल भी आपने देख लिया है, बड़ा सुंदर है। आपका प्रस्ताव सभी सभासदों को स्वीकार है। श्रोताओं, राजा चंद्रसेन उसी समय शादी का एक प्रस्ताव, एक पत्रिका बनवाते हैं। शादी की एक पत्रिका बनवा करके और उसे राजा नल के पास एक सैनिक के द्वारा भेज देते हैं। उसमें लिख देते हैं कि राजा, यदि तुम्हें हमारी सीमा से निकलना है और तुम्हारा नाती चंद्रपाल चाहिए तो तुम्हें तुम्हारे नाती का विवाह हमारी पुत्री चंद्रवती के साथ करना होगा। यदि तुम विवाह कर लेते हो तो हम तुम्हें सहयोग प्रदान करेंगे हमारे राज्य की सीमा से निकलने के लिए, और फिर हमारी सेना भी आपके सहयोग के लिए महेंद्र नगर तक जाएगी। चंद्रपाल पत्रिका बनवा करके ब्राह्मण द्वारा उस पत्रिका पर अपने हस्ताक्षर और मोहर लगा करके भेज देते हैं एक नाई और ब्राह्मण को उस पत्रिका को लेकर के कि जाओ महाराज नल के लिए पत्रिका थमा दी जाए। इधर राजा चंद्रसेन के नाई और ब्राह्मण शादी का प्रस्ताव लेकर के राजा नल की सेना में चले जा रहे हैं, और उधर राजा नल चारों तरफ अपने पुत्र को खोज चुका है, परंतु कहीं भी उसका कोई पता नहीं लगा। राजा नल जब हार गए, परेशान हो गए, तो मन में विचार करने लगे कि अब मुझे महारानी गजमोतनी को बुलाना चाहिए, मेरी सहायता रानी गजमोतनी ही करेगी। देखिए श्रोताओं, ऐसा विचार करके राजा नल महारानी गजमोतनी का स्मरण करते हैं, और महारानी गजमोतनी ने जब राजा नल का आह्वान सुना तो दौड़ करके चली आती है, परी लोक से चल देती है और राजा नल के पास आकर के खड़ी हो जाती है। कहने लगी, महाराज अब क्या विपत्ति आ गई कि रानी, तुम जानती हो तुम्हारा नाती चंद्रपाल तंबू में नहीं मिला, चारों तरफ खोजने की कोशिश की, परंतु कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। रानी गजमोतनी कहने लगी, राजन, यहां मैं तुम्हें एक उचित सुझाव देना चाहती हूं। तुम्हारे पास बहुत जल्दी ही राजा चंद्रसेन एक शादी का प्रस्ताव भेजने वाले हैं। पुत्रो, चंद्रपाल का हरण उनकी ही राजकुमारी चंद्रवती करके ले गई है, और चंद्रवती उससे विवाह करना चाहती है। राजा चंद्रपाल भी विवाह के लिए सहमत हो गए हैं और बहुत जल्दी एक शादी का प्रस्ताव आने वाला है। हे राजन, तुम यहां तुम्हारे पुत्र चंद्रपाल का विवाह कर लेना। राजनीति यह कहती है कि यदि शत्रु प्रबल हो तो उस शत्रु को कूटनीति से हराना चाहिए। इसलिए राजन, तुम इस शत्रु को कूटनीति से हराओ, उसकी पुत्री का वर्ण कर लो, अपने पुत्र के साथ विवाह तय कर लेना, और उसके बाद ये राजा तुम्हारी मदद करेगा, महेंद्र नगर तक तुम्हारी सहायता करेगा, अपनी सेना भेजेगा, स्वयं तुम्हारे साथ जाएगा। राजा नल रानी गजमोतनी की बात सुनकर के कहने लगे, महारानी जैसी आपकी इच्छा, यदि शादी का प्रस्ताव आया तो मैं जरूर करूंगा, और यदि प्रस्ताव नहीं आया तो मैं फिर युद्ध करके राजा चंद्रसेन को पराजित करूंगा। श्रोताओं, रानी गजमोतनी राजा नल से इतना कहकर के चली जाती है, और तब तक नाई और ब्राह्मण दोनों आ जाते हैं राजा नल की सेना में। सैनिक
नाई और ब्राह्मण को लेकर के राजा नल के पास पहुंच जाते हैं। नाई और ब्राह्मण दोनों ने राजा नल को जाकर के वो पत्रिका थमा दी कि महाराज, हम राजा चंद्रसेन के नाई और ब्राह्मण हैं, चंद्रगढ़ से आए हैं, ये प्रस्ताव है शादी का, क्या तुम्हें स्वीकार है? राजा नल ने जब पत्रिका खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि हे राजन, तुम्हारा नाती चंद्रपाल हमारी कैद में है और यदि तुम उसके साथ हमारी पुत्री का विवाह कर ले तो फिर हम तुम्हें हमारी धरती से निकलने देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा नल शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और नाई और ब्राह्मण से कह देते हैं कि जाओ अपने महाराज से कहो कि शादी के लिए तैयार है, शादी की तैयारी की जाए। श्रोताओं, नाई और ब्राह्मण शादी का प्रस्ताव राजा नल को देकर के अपने राज दरबार के लिए लौट आते हैं और आकर के महाराज चंद्रसेन को संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं। तो राजा चंद्रसेन बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रोताओं, अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।